हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, क्लास 10th का हिस्ट्री। ठीक है, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे ये टॉपिक का, और मैं आज लेके आया हूँ। और आप लोग के लिए एक एक चीज को मैं समझा समझा के एक एक लाइन एनसीईआरटी का एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कहने का मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब आप समझिए, सिंपल समझिए। यूरोप एक महादेश है और उसके अंदर में जो है से मतलब कि कैसे किस प्रकार से युद्ध हुआ, किस तरीके से झगड़ा हुआ और किस तरीके से राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का मतलब आप समझ सकते हैं अपने देश के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ। हम लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाऊंगा। आप लोग बस लाइन मतलब देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग को पढ़ाना। तो आप देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति प्रतिफल है, और यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता बनाती है। मतलब सिंपल बात समझिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि अपने देश के प्रति जो है ना सो प्रेम भाव उत्पन्न करता है। जहां पर आप रहते हैं वो देश के प्रति आपको जो है सो अपने को समर्पित करना है। जैसे मान के चलो आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब लिखा हुआ है कि अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव रखना को हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। तो आप लोग यहाँ से राष्ट्रवाद का परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम भाव को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब अगला समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का मतलब बीजारोपण, मतलब राष्ट्रवाद वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, पूर्ण जागरण काल में से ही हो चुका था, परंतु 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई 19वीं शताब्दी में जो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आए। इसके कारण थे यथेष्ट परिणाम और युगांतर। मतलब कहने का मतलब है राष्ट्रवाद का भावना कहाँ से उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानकारी इसमें प्राप्त करना होगा। तो सभी लोग ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन आक्रमणों का उत्पन्न कैसे हुआ, सो कहने का मतलब ये देखिए, यूरोप में जो है राष्ट्रीय भावना का उदय जो होता है दोस्तों, सो होता है फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान। कहने का मतलब है कि फ्रांस जो है ना, देखिए फ्रांस जो है एक यूरोपीय देश है, मतलब इसीलिए हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रांस में जो है सो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो है सो सिंपल समझिए राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न किया गया। मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट एक अच्छा व्यक्ति था जो कि फ्रांस में मतलब कि अच्छा काम करके या फिर अच्छा से युद्ध करके लोगों को हरा करके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके जो है सो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय करवाया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ में गए कि फ्रांस में राष्ट्रवाद भावना उदय नेपोलियन ने करवाया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देखिए। उस पर लिखा हुआ है फ्रांस क्रांति में राजनीति के अभिजात वर्ग प्रवेश से बाहर अखबारों में सड़कों सर्वसाधारण बना दिया। कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुवकों का संदेश पहुंचा गया और जर्मनी, इटली और राजनीतिक नाम परिधि से बाहर वास्तविक राजनीतिक रूप जिसे इटली और जर्मनी की एक कमान पर किया। कहने का मतलब है कि एक अकेला बंदा जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में बहुत 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 ज्यादा अपना योगदान किया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे देश जो है सो जो बटे हुए थे, चाहे जिस देश के ऊपर आक्रमण हुआ था, चाहे जो देश एक दूसरे देश के मतलब कि वो बोलते दबाव से उसके ऊपर शासन कर रहे थे, तो वहां के लोगों में राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न हुआ। ठीक है, और वहीं से इटली और जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ। उसके बाद दूसरी तरफ नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और अधिपत्य विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति संपूर्ण विक्षोभ भी जगा, और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में विजय शक्ति ऑस्ट्रेलिया राजधानी 1815 में कर दी। कहने का मतलब है सिंपल बात है, समझिए आप, ये अपने यहाँ से लास्ट तक ने पढ़ा कि नेपोलियन का जो है सिस्टम 1815 तक रहा, और 1815 के बाद दोस्तों नेपोलियन के साथ बहुत बुरा होता है और वो बेचारा हार जाता है। और उसके बाद का कहानी आप लोग को मैं आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
1815 देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया राजधानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है सो वियना सम्मेलन रखा गया, जिसका उद्देश्य था यूरोप में पुनः व्यवस्था स्थापित करना और नेपोलियन की दुकान करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि नेपोलियन ने जो मतलब कि व्यवस्था बना रखा था लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें कि लोग अपने हिसाब से जी सकता है, लेकिन 1815 में वियना सम्मेलन हुआ तो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि अब से 1815 के बाद से यूरोप में पहले वाली जो राज व्यवस्था थी वही चलेगा, नेपोलियन की व्यवस्था को हम लोग खत्म करते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि 1815 वाला वियना सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा 1815 का वियना सम्मेलन हम लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1815 के बाद नेपोलियन युग खत्म होकर के अब आगे पढ़ेंगे मेटरनिक युग आता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मेरा कैमरा गड़बड़ हो गया था, अब इसको हटा करके स्लाइड 2 लेते हैं। तो स्लाइड 2 हमारा ये आ गया, ठीक है। तो अब स्लाइड 2 में क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसका दिया हुआ है, एक बार इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ऊपर का मैप है, लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों कि परंतु भाग लेने में थी राजनीतिक इस बात को समर्थ में जनतंत्र और राष्ट्रवादी की नई शक्ति निर्धारित करने वाले नए तत्वों को बढ़ रही थी। सिंपल बात समझिए कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ और नेपोलियन युग का अंत हो गया। अब सन 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो आप लोग को बोलना है 1815 में वियना सम्मेलन की राजधानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था और ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और यूरोपीय शक्तियों से मिलकर ऐसी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था शांति समूह को स्थापित करना। तो सिंपल बात है, वो घोर प्रतिक्रियावादी मतलब डेंजर टाइप का राजा था, जो चाहता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चले, ओनली राजतंत्र चले ताकि हम लोग राज कर सके। समझ में आ गया सब बच्चे को? तो हमको उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को आराम से समझ में आएगा। अब हम लोग तीसरा स्लाइड पर चलते हैं और ये रहा तीसरा स्लाइड, और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यही भाई साहब मेटरनिक, ठीक है, था जिसमें नेपोलियन था। तो आप लोगों ने दोस्तों जाना कि किस तरीके से जो है सो नेपोलियन बोनापार्ट का वियना सम्मेलन में जो है सो उसका जो भी व्यवस्था था जो खत्म किया और मेटरनिक आ गया। अब तो आप याद रखना मेटरनिक आप लोग रटते रहना। तो उसका उद्देश्य था जिस नेपोलियन ने समाप्त किया था गणतंत्री प्रजातंत्र को फ्रांस की क्रांति को देन थे, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था मेटरनिक व्यवस्था को लागू करना। देखिए सिंपल बात समझिए, वियना सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जिन लोकतांत्रिक प्रजातंत्र व्यवस्था को लाया था, मतलब लोग अपने हिसाब से अच्छे से जी सके, उस व्यवस्था को खत्म करना और मेटरनिक व्यवस्था लाना। तो मेटरनिक व्यवस्था क्या था वो आप लोग देखिए। मेटरनिक एक बहुत ही ज्यादा खच्चर राजा था, सिंपल बात समझिए, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया का था, और वो चाहता था कि नेपोलियन द्वारा जो व्यवस्था लाया गया है उसको हटा के अपना व्यवस्था लाना। सिंपल बात समझिए, ठीक है। तो मैंने एक माइक चेक कर लिया। तो देखो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। देखो फ्रांस की क्रांति गणतंत्र और एवं प्रजातंत्र, गणतंत्र बोले तो नेपोलियन जो था, प्रजातंत्र तो पहले से वहां पर था ही, तो उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। तो मैंने आप लोग को बता दिया। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में जो क्या हुआ सो आप लोग को समझना पड़ेगा। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। तो आप आराम से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में नेपोलियन युग खत्म करना और मेटरनिक युग शुरुआत करना। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अब देखिए इटली का जो है सर मेटरनिक क्या हाल करता है, आप समझिए, कर दिया उन्हें। उसको जो है इटली को जो है सो अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया था मेटरनिक ने। उनके राज्यों को प्रभावित किया। सिसिली, नेपाल के प्रदेशों को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। मतलब सिसिली और नेपाल जो वहाँ का इटली का जो इलाका था उसको फ्रांस को दे दिया। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया खुद अपने से अधिकार कर लिया। मतलब देख रहे हैं इलाका किसी और का है, राज कोई और कर रहा है, चोट्टा कहीं का।
उसके बाद लुम्बार्डी में वेनेसिया ऑस्ट्रेलिया की प्रभुता कायम है। परमा मोर्डीना और टस्कनी के प्रांत हेवेंसबर्ग राजवंश को दे दिया तथा जिनेवा और सर्डेनिया पिडमॉन्ट के राजा सम्मिलित कर दिया। और इसी तरह जो है सो 39 रियासतों में जो है सो बांट दिया इटली को। तो देखिए इतना डेंजर था कि अपने तो जो था ही, फ्रांस में जो है पुरानी व्यवस्था ले ही दिया और इटली को भी है सो बहुत सारे भागों में बांट दिया। और कोई भाग किसी को, कोई भाग किसी को, कोई भाग किसी को दे दिया। तो यहीं से क्वेश्चन आगे जाके बनेगा। देखिए इटली को बहुत भागों में बांटा, 39 भागों में बांट दिया है। जैसे मान के चलिए इटली हुआ, ठीक है, ये इटली हुआ, इसको तोड़ के 39 भागों में बांट दिया। तो जब 39 भागों में बांट दिया तो कभी ना कभी तो एक तो जरूर होगा, तो उसी का नाम एकीकरण पड़ जाएगा। तो आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग आप ध्यान देंगे। जिस अप्रत्यक्ष में ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित कर दे और उसी 39 भागों में जो है किसी न किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपना मतलब कि स्थापित किया, ठीक है। पुरातन व्यवस्था जो है सो लेकर के आया अपना, और किसी न किसी तरीके से इटली में भी जो है ऑस्ट्रेलिया जम गया। अब आगे है मेटरनिक पुरातन व्यवस्था। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था जो है सो व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हो पाई थी। कारण क्या था, तो आप हमको समझाते हैं। यूरोप में राष्ट्रीय होने का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप सभी देशों में प्रभावित हुआ। अब कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था मेटरनिक लगाया कि बाबू देख फ्रांस वाला जो था सिस्टम खत्म हो रहा है और फिर से राजतंत्र चल रहा है, हम इटली को भी बांट दिए हैं, अब बाबू तुम लोग करोगे क्या। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का तो आग लग चुका था ना भाई, पूरा गर्दा। तो लेकिन धीरे धीरे लोग जो है लोगों के अंदर में आक्रोश की भावना उठा, लोग गुस्सा होने लगे और बोलने लगे कि नहीं, हमको आज़ादी चाहिए, हमको नेपोलियन व्यवस्था चाहिए, हमको ये व्यवस्था नहीं चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति पूर्व व्यवस्था में स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश क्या हुआ, फ्रांस में वियना व्यवस्था तहत क्रांति पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना किया गया और लुई 18 को फ्रांस का राजा बना दिया गया। सिंपल बात समझिए कि जब फ्रांस में जब नेपोलियन का राज खत्म हुआ 1815 के बाद जो है सो वियना सम्मेलन जैसे हुआ, तो फ्रांस का न्यू राजा बना लुई 18, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का न्यू राजा कौन बना, तो आप लोग को आराम से बोलना है कौन बना, लुई 18, ठीक है। कंप्लीट है बाबू। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें फ्रांस के बदली परिस्थितियों को समझा और फ्रांस की जनता को पुरानी व्यवस्था को थोपने प्रयास नहीं किया, उसे प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों का मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसी उद्देश्य 2 जून 1814 सम्राट के संवैधानिक घोषणा पर जारी किए गए। देखिए लुई 18 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लुई 18 जब राजा बना तो वो थोड़ा ठीक ठाक राजा था। देखा कि चलो ठीक है, फ्रांस के लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लोग उनके द्वारा जो है सो राजा को सम्मान भी दिया जा रहा है, तो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे और फ्रांस का जो लुई 18 था वो भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम ज्यादा हीरो बनेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, लुई 16 की तरह गिलोटिन पर सीधा चढ़ा देगा। और उसकी कन्या कौन थी, पगली मेरी एंटवानेट, उसका भी वही हाल हुआ था। तो लेकिन लुई 18 ठीक ठाक राजा था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है बाबू, तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग बन सकता है कि फ्रांस में लुई 18 ने संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया, तो आप लोग 1848 में टिक मारना, ठीक है। और 1800 क्या है, सॉरी इस वजह से 2 जून 1814 में फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी हुआ, याद रखिएगा 2 जून 1814, ठीक है। और ये चला कब तक मेरे भाई लोग, तो ये चला आपको 1848 तक, एकदम 1848 तक संवैधानिक व्यवस्था चलता रहा। 4 दशक के शासनकाल में क्या हुआ, जब लुई 18 का काम हो जाता है तो फिर आते हैं चार्ल्स दशम भैया, परिवर्तन हुआ और 1830 क्रांति सामने। अब चार्ल्स दशम जी आते हैं, देखिए तो लुई 18 के टाइम में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, आप लोग पता है। तो लुई 18 भाई जी गए तो आए चार्ल्स दशम भाई, याद रखिएगा चार्ल्स दशम। तो चार्ल्स दशम के समय 1830 की क्रांति हुई, आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई लोग।
कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरा स्लाइड की ओर। तो तीसरा स्लाइड हमारा हो चुका है, अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा स्लाइड की ओर। तो ये रहा आपका यूरोप में 1830 की क्रांति में कैसे क्या हुआ आप लोग को अब समझाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को पता है, शुरू से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1815 तक व्यवस्था सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन में आए हमारे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख भैया, और मेटरनिख भैया क्या काम किए, फिर से वही राजतंत्र व्यवस्था लेकर के आए और फ्रांस को, इटली को, सबको एक तरह से अपना दबदबा हासिल करवा दिए और अपना राज करते थे अकेला मेटरनिख भैया। मेटरनिख भैया क्या काम किए कि इटली को भी बहुत भाग में बांट दिए और इटली में भी फ्रांस का लोग को धोखा दिए। तो यहाँ से क्या हुआ, उसके बाद वहाँ का राजा को लुई 18 को बना दिए। तो लुई 18 तक सब कुछ ठीक चला। लुई 18 से क्वेश्चन क्या बना था, संवैधानिक लोकतंत्र कब लागू हुआ, तो 2 जुलाई 1814 ईस्वी को। तो इस बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को ध्यान से सुनोगे ना, मजा आएगा पढ़ने में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। हाँ लंबा होगा बट मजा आएगा, ठीक है। अब आगे के कहानी करते हैं। आप लोग पता है कि लुई 18 भैया गए, चार्ल्स दसम भैया आए। तो इनके शासनकाल में कैसे क्या होता है अब उसको हम लोग समझेंगे। लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ है चार्ल्स दसम निरंकुश प्रत्येकवादी शासक था और जिसने फ्रांस की उभरती राष्ट्रवादी एवं जनतंत्रवादी दबाने का प्रयास किया। मतलब सिंपल समझो कि ये बेकार राजा था, ठीक है। चार्ल्स दसम जो था निरंकुश, मतलब अपना मन में आ गया। जैसे मान के चलो राजा बोल दिया कि पेन 50 रुपया का है तो तुमको 50 रुपए का मानना पड़ेगा। अगर तुम बोल दिया 5 रुपए का तो तुम्हारा गर्दन तोड़ देगा। ऐसा टाइप का राजा था, मतलब बदमाश था। निरंकुश का मतलब बदमाश होता है, ठीक है, खच्चर राजा। दबाने का कार्य किया और उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतांत्रिक गतिविधि उत्पन्न किया और प्रतिक्रियावादी पोलिंगनो को प्रधानमंत्री बना दिया। उचोट्टा क्या काम किया कि जो है ना, अपने डायरेक्ट रूप से दिखार नहीं होकर के अपने मतलब जनता के नज़र में अपने दिखार होता है ना, मतलब कि हम सामने नहीं आ करके, लेकिन खच्चर है, ऑर्डर दे रहा है पीछे से ये काम करना ये काम, बट सामने से नहीं आया। तो यहाँ से बाबू एक क्वेश्चन बनेगा, चार्ल्स दसम जो है किसको प्रधानमंत्री जो है से निरूपित किया था, तब पोलिंग ने, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग, ये देखिए आप लोग हम गोल घेरा मार देते हैं पोलिंग ने को, ठीक है। एकदम ये बात को याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है बनाया, लेकिन पोलिंगने ने पूर्व 18वां, लेकिन क्या लिखा हुआ था, पोलिंगने ने पूर्व के लुई 18 के द्वारा स्थानीय नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना और विशेष अधिकार को विस्तारित करने का प्रयास किया और इसे कदम में उदारवादियों ने चुनौती और का षड्यंत्र जो है सो षड्यंत्र सदन दूसरे लापरवाही विरोधी चार्ल्स दसम के विरोध में प्रतिक्रियावादी जुलाई 1830 की क्रांति 1830 को 4 उपदेशों में घोटने का प्रयास किया और इन उपदेशों में विरोध में पेरिस की क्रांति लहर दौड़ी और 28 जून 1830 में गृह युद्ध फूट गया, जिसे हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। सिंपल बात समझिए, अब हम आपको आराम से समझा देते हैं बाबू। देखिए हुआ क्या कि पोलिंगने जो था चुट्टा प्रधानमंत्री बनाया चार्ल्स दसम। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जैसे ही आया ना तो फिर से है जो गरीब लोगों को सताने लगा और धनिक लोग जो था वो सबको जो है से स्टार बना दिया। बोला आप लोग बड़े लोग हैं, तब बड़े लोग का ज़्यादा वैल्यू करता था, छोटे लोग का वैल्यू नहीं करता था। ये सब देख करके जो है सो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया सबको, फ्रांस के लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि सदन के एक दूसरे उत्तरवादी के विरुद्ध घड़ा संकट पड़ते और चार्ल्स दसम का विरोध करने के लिए 25 जुलाई 1830 को 4 उपदेशों में प्रयास कर इन के विरोध में क्रांति लहर उठी और 28 जून को मतलब कि एक बहुत बड़ा जो है गृह युद्ध यानी युद्ध छिड़ गया और इसी युद्ध का नाम होता है जुलाई की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति किसके विरुद्ध में हुआ था, तो चार्ल्स दसम के विरोध में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए चलते हैं, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है इसी का नाम जो है सो 28 जून 1830 और इसी को जुलाई क्रांति भी कहते हैं। जुलाई क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो 1830 क्रांति को नाम से जाना जाता है। चार्ल्स दसम राज्य त्याग किया और फ्रांस वंश का शासन खत्म हो गया। अब दोस्तों आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि जुलाई 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो जाता है और चार्ल्स दसम कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड राजगद्दी त्याग कर। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो कि 1830 क्रांति के बाद बुर्बो वंश का कहानी खत्म।
तो बाबू आप जब शासन तो खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ना फिर, तो कोई कौन आता है उसका नाम आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू कि फ्रांस में जुलाई 1830 क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस, तो हम इसको गोल घेरा लगा देते हैं, आर्लियंस वंश राजगद्दी पर बैठता है। तो आप लोग को एकदम इस बात को ध्यान रखना है। और इस वंश की स्थापना लुई फिलिप के उदारवादी पत्रकारों, पेरिस की जनता में संगठन की सत्ता तब उसकी नीतियों का उदारवादी नीतियों के पक्ष में संवैधानिक अंतर नीतियों। कहने का मतलब है कि आर्लियंस वंश का जो मतलब कि पहला का शासक था उसका नाम था लुई फिलिप, वहाँ का राजा बना लुई फिलिप। मतलब 1830 क्रांति के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप बना, 1830 क्रांति के बाद वहाँ का राजा लुई फिलिप बना। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप लोग को पता चलना चाहिए कि 4 दशम के बाद जो है लुई फिलिप आर्लियंस वंश हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पर इस प्रकार जुलाई क्रांति इस बात का सूचक थी कि देश में कट्टर प्रभाव कम हो रहा और वास्तव में मध्य वर्ग और लोक संपूर्णता सिद्धांतों के देन थे। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति को सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मुक्त सिद्ध किया। इस प्रभाव संपूर्ण बड़ा राष्ट्रीयता का भावना थी, देशभक्ति की भावना का फूटा। जिस प्रकार हुआ इसे यूरोपीय राष्ट्रवादों एवं राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण एवं यूनान, पोलैंड, हंगरी तत्कालीन विस्तार रखते हुए। कहने का मतलब है कि 1830 की क्रांति से पूरा इलाका चेंज हो गया, सभी के बीच में राष्ट्रवाद की भावना उभरा। तो आप लोग यहाँ से आप लोग का जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, और वहीं से आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को इजीली में बनेगा। तो चौथा स्टेप भी मैंने जो भी है सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग आते हैं 5वां स्लाइड पे। तो 5वां स्लाइड ये रहा और आप लोग को बताएंगे एक एक स्टेप कर करके समझाएंगे। इस तरीके से जो है सर इस तरीके से इस आंदोलन खड़े हुए और चलकर फ्रांस में लुई फिलिप का खिलाफ आवाज उठाने के लिए फ्रांस में एक नई क्रांति हुई। अब कहने का मतलब है, देख रहे हैं, सिंपल समझिए, फ्रांस में कोई राजा अच्छा बन ही नहीं रहा है। नेपोलियन गया उस पर फिर लुई 18 आया, लुई 18 के बाद चार्ल्स 10 आया, चार्ल्स 10 के बाद जैसे लुई फिलिप आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए इस लाइन को कि लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने के लगे फ्रांस में एक और क्रांति हुई। मतलब वो भी कुछ काम ऐसा कर दिया जो कि लोगों को पसंद नहीं हुआ और फिर से क्रांति हुआ जिसका नाम पड़ता है बाबू 1848 की क्रांति। तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, लुई 18 के टाइम में कौन क्रांति हुआ तो नहीं हुआ। चार्ल्स दशम की क्रांति कौन हुआ तो चार्ल्स दशम के समय 1830 का क्रांति हुआ। और उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा सन 1848 की क्रांति तो लुई फिलिप के कारण हुआ। क्यों हुआ आप लोग को अब मैं समझाता हूँ बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो देखिए, एक पोलिंगने को किया था, चार्ल्स दशम पोलिंगने को, और 1848 की क्रांति यानी कि लुई फिलिप जो है सो गीजो को नियुक्त किया। तो देखिए, अपने से काम नहीं करता था, प्रधानमंत्री नियुक्त करवा लेता था और काम गड़बड़ा देता था यहीं पर, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। हुआ क्या, मतलब कि 1848 के गीजो प्रधानमंत्री जो कट्टर प्रत्येकवादी था, वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक कार्य के विरुद्ध था। मतलब देखिए, अपने ठीक था लेकर लुई फिलिप, लेकिन प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गीजो को, जो एकदम मतलब खत्म था। क्या तरह पता है, एकदम गजेरी की तरह, मतलब गांजा पी करके फुल रहता था एकदम, तो उस तरीके का राजा था, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री था। तो स्वाभाविक है कि भाई गजेरी बनोगे तो भाई जनता को कैसे संभालोगे, तो यहाँ तो भाई जनता संभालना, देश में संभाल लो भाई। प्रधानमंत्री गांजा पीने वाला निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पर गीजो नाम है, गीजो गांजा पीने वाला, याद रखना, गीजो से गांजा पीने वाला, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, प्रतिक्रियावादी था और धीरे धीरे गड़बड़ क्या सिस्टम हो गया कि वैधानिक सामाजिक आर्थिक सुधारों के लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग को रखना पसंद किया। कहने का मतलब है कि जो भी काम धंधा करवाता था ना, तो उसमें जो गीजो जी है
सो धनिक लोग सब बोला था, और गरीबा के कोई पूछे नहीं। अब फ्रांस में ज्यादा ज्यादा जनसंख्या के करता है गरीब आदमी का, तो यहीं से काम गड़बड़ होना ही है। लुई फिलिप जो है शासन कार्य में अभिरुचि नहीं रहता था और उसके किसी तरह का सुधार कार्य नहीं किया। उसी तरह विदेश नीति में किसी भी सफलता नहीं हुई। इससे शासन काल में देश में भूखमरी बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थिएटर्स नेतृत्व का विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध लगाया और लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। और 24 फरवरी को लुई फिलिप जो है राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड गया और तत्पश्चात नेशनल गणतंत्र की घोषणा हुई। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम जो है आप लोग समझ में आ गया होगा। लुई फिलिप को भी जो है सब आदमी मिलकर जो है सो भगा देता है और वो भी बेचारा चल जाता है। और 1830 क्रांति कब होता है? 22 फरवरी 1848। तो याद रखिएगा लुई फिलिप के समय 1848 की क्रांति हुआ था। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ था? उसके प्रधानमंत्री गीजो के कारण, गजेरी था, उसको कोई मतलब नहीं था, छोटे लोगों से बड़का लोग को हमेशा पूछता था बस, ठीक है। और उसके बाद जो है से जब जैसे ही वो गया भागा, उसके बाद नेशनल असेंबली की घोषणा करते हुए 21 वर्ष की उम्र वयस्क को पुरुष मताधिकार किया गया। कहने का मतलब जैसे ही गया उसके बाद नेशनल असेंबली की घोषणा हुई और 21 वर्ष के जितना भी आदमी है, पुरुष को सिर्फ, याद रखिएगा महिला का बात यहाँ नहीं रहा, सिर्फ पुरुष का, तो पुरुष को 21 वर्ष के जितना पुरुष है उसको जो है वोट देने का अधिकार मिल गया। तो दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग शुरू से एक बार देख लेते हैं। हम लोग 1815 वियना सम्मेलन पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े लुई 18 के बारे में, फिर मेटरनिक भैया के बारे में, पहले मेटरनिक के बारे में पढ़े, फिर लुई 18 के बारे में, फिर चार्ल्स दशम के बारे में। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे फिलिप भैया के बारे में पढ़े। 1830 की क्रांति से क्वेश्चन जो आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। और गणतांत्रिक नेता मार्टिन लूथर, सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉक था। शीघ्र दोनों मतभेद आरंभ होगा। लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। जैसे ही सारा व्यवस्था खत्म हुआ तो फिर फ्रांस में एक नया राजा बना जिसका नाम था लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट, जो कि नेपोलियन का भतीजा था। तो देखिए नेपोलियन का कहने का मतलब लुई फिलिप का जब राजा खत्म हुआ तो लुई नेपोलियन फ्रांस, लुई नेपोलियन, ठीक है। लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और वो ये नहीं पूछेगा कि नेपोलियन का क्या लगता था, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि लुई फिलिप के बाद कौन राजा बना, तो लुई नेपोलियन, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ इस क्रांति के, ठीक है। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, इंग्लैंड को इस क्रांति में प्रभावित हुआ। इटली, जर्मनी उग्रवादी बढ़ते हुए असंतोष फायदा उठाया और राष्ट्रीयकरण एक के दौरान मांगों के और संवैधानिक। कहने का मतलब सिंपल है, यही 1848 की क्रांति के बाद जितना भी देश सब था, जो दूसरा देश इसके ऊपर राज करता था, उसके देश में जो लोग सब उसके बीच में राष्ट्रीयता भावना उभर गया और सबका मन में आ गया कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब जो कोई हीरो बनेगा तो मार खाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो सब में राष्ट्रवाद का होना हो गया। अब उसके बाद हमारा बाबू पढ़ना है हम लोग को इटली का एकीकरण। तो दोस्तों मैंने आप याद करो, जब मैंने आपको 1815 का मेटरनिक व्यवस्था समझाया था तो मैंने आपको क्या बोला था आपको कि वहां पर इटली को जो है सो चोट्टा मेटरनिक 39 भागों में बांट जाता है। तो स्वाभाविक है कि इटली के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना हुआ होगा कि देख रहे हैं 1830 से क्रांति हुआ, फिर 1848 से क्रांति हुआ और लोग सब जीत रहा है, तो वहां का लोग सब समझा कि अब जो है सो इटली भी एकीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा। इटली में 20वीं शताब्दी का आरंभ में भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। 19वीं शताब्दी में आप लोग को मैंने बता दिया था कि क्या स्थिति है इटली में एक राष्ट्र के रूप में। अब आगे हम लोग 5वां स्लाइड पर बढ़ेंगे, 6ठा स्लाइड पे। तो क्या था 6ठा स्लाइड, आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है वो दोस्तों। तो यहाँ ये रहा आपका 6ठा स्लाइड। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना, मजा आएगा थोड़ा सा और बड़ा में। हाँ ये रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि स्थापित मतलब कि इटली में हम लोग को कैसे क्या वो हुआ, एकीकरण हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, एकीकरण का इसका विरोध असंभव था। इधर रोम मतलब इसकी नैतिक धार्मिक दृष्टिकोण से, कहने का मतलब यहाँ पर जो बात लिखा हुआ है इसमें कि इटली के ऊपर एकीकरण होना बहुत कठिन था। आप देख सकते हो वहाँ पोप भी रहता था जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला रखा था, वहाँ फ्रांस का भी लोग रहता था
दो कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा रहता था। अब सबको भगा करके एक करना बहुत ही मुश्किल काम था मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या था क्या बना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी में अब आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता भावना का विकास हुआ। फिर भी सब रहते हुए भी वहाँ के दोस्त मतलब वहाँ के जो मतलब कि लोग सब थे उसमें राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ भी स्पष्ट रूप से पड़ा। नेपोलियन सैन्य अभिमानों इटली नवजागरण एकीकरण के प्रत्यक्ष रूप से परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली के विजय तत्परता नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था। मतलब इटली को जब नेपोलियन मतलब कि जब जीता था, जब एक टाइम था कि नेपोलियन भी इटली को जीत लिया था, तो उसको मात्र 3 राज्य में मतलब कि अति किया था। पहला था सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा था लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेडेन। तो दोस्तों आप लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेपोलियन इटली को जीतने के बाद उसे 3 भागों में बांटा था। पहला सिस्पाइन गणराज्य, उसके बाद लिगुनियन गणराज्य बोल सकते हैं, ट्रांसपेडेन गणराज्य बोल सकते थे। उसके बाद जो है सो उसके यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था, संपूर्ण देश में शासन अधीन लगाया। इसी कारणों से वहाँ जागृता। नेपोलियन का पतन 1814 के बिना समय के साथ इटली को पुरानी व्यवस्था में उद्देश्य में 2 राज्यों पिडमॉन्ट और सर्डिनिया का एकीकरण दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण की दिशा तय होने लगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो है ना सो पहले तो नेपोलियन उसको बांट दिया था, लेकिन जैसे ही 1814 में व्यवस्था 1815 में नेपोलियन हारा और 1800 में वियना सम्मेलन हुआ, तो वहां पर जो है सो इटली को जो है सो अलग अलग भागों में बांट दिया था। लेकिन 2 राज्य ऐसा था उसका जो खुद से पिडमॉन्ट और सर्डिनिया एकीकरण कर दिया था। वो कौन? मेटरनी किया होगा। और इसी प्रकार जो है सो इटली एकीकरण सम्मिलित हुआ। कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग, समझिए ना कि जैसे जो था ना उस टाइम मेटरनिक जो है जब भी इटली का अलग अलग भाग कर रहा होगा तो 2 इलाका होगा, पिडमॉन्ट और सर्डिनिया, दोनों को एक कर दिया होगा। तो लोगों को मन में सोचा होगा कि जब मेटरनिक दोनों को एक कर सकता है तो हम लोग मिलके क्यों नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से आगे का कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो छठा कहानी हम लोग को क्या पढ़ना है, छठा हो गया है, छठा सतमा कहानी है आगे। हाँ तो दोस्तों ये रहा आपका। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना, इटली में 1820 में कुछ संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। गुप्त दल कार्बोनारी का राष्ट्रवादी द्वारा गठन किया गया। इसका उद्देश्य छापामार युद्ध के राजतंत्र द्वारा नष्ट करना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता जोसेफ मेजनी संबंध इसी दल से था। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोनारी दल का संगठन कौन था, स्थापना कौन किया था, तो उसका आंसर होगा जोसेफ मेजिनी। याद रखिएगा जोसेफ मेजिनी। अब बाबू मेजिनी का एंट्री होता है, देखिए बाबा मेजिनी कौन था, कैसे क्या किया था, ठीक है। गुप्त दल कार्बोनारी का संबंध किससे था, तो जोसेफ मेजिनी से था। याद रखिएगा जोसेफ मेजिनी। देखिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, जोसेफ मेजिनी। यहाँ हो सकता है जोसेफ नहीं लिखा होगा तो मेजिनी डायरेक्ट लिखा होगा, तो मेजिनी में सब लोग टिक मारिएगा। इसी दल से 1830 फ्रांस क्रांति का प्रभाव अछूता नहीं रहा और यह नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। मेजिनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य एकीकृत स्थापित करने का प्रयास किया। देखो मतलब क्या हुआ, 1830 क्रांति आपको याद है ना, वहां से जैसे ही हुआ ना 1830 क्रांति, तो इटली में लोगों के मन में आक्रोश भावना उठा कि भाई हम लोग भी जो युद्ध करेंगे अपने राजा के प्रति और उसको हराएंगे और हम लोग भी राजतंत्र व्यवस्था स्थापित करेंगे। लेकिन आपको पता है उस टाइम हीरो कौन था, ऑस्ट्रेलिया का राजा चांसलर मेटरनिक जो था उस टाइम हीरो था। वो जो है ज्यादा इसका चलने नहीं दिया और इसको दबा दिया और मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा और मेजिनी को जो है सब भगा दिया। जैसे ही मतलब मेजिनी कोशिश किया इटली को एक करने का, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर मेटरनिक आते हैं इसको भाग यहाँ से और उसको भगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे का कहानी पढ़ते हैं। यही है भैया अपन जोसेफ मेजिनी। तो देखिए इटली का था बेचारा, बहुत अच्छा बंदा था। अब आपको बताइए कि मान के चलो हम हैं और अपना जारंग बहुत भागों में बांट रखा है, ठीक है, और अगर यहाँ किसी को स्टार बनना है जारंग में तो इसको एक करना पड़ेगा। तो एक करने के लिए बेचारा हम उभरे कि हमको मार उड़ के सब बेलगा दिया, तो फिर हम भाग गए। तो उसी तरह इसका भी यही हाल हुआ मेजिनी भैया का।
मेजनी साहित्यकार, गणतंत्रवादी विचार का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहद समझ नहीं रखता था और उसे आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। और अपना पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं माना और सन 1830 में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। तो बाबू यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 1830 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? याद रखना, मेजनी ने। कब की? 1831 में। तो आपको यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखना है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? 1831 में। इसका उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था इटली में प्रादेशिक विदेश हस्तक्षेप करना और संयुक्त राज्य स्थापित करना। कहने का मतलब है इटली को एक करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या था? हस्तक्षेप और संयुक्त राज्य को स्थापित करना। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था गठन मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित किया। अब देखिए यंग इटली, यंग यूरोप, देखो तो यंग इटली 1831 मेजनी, यंग यूरोप 1834 मेजनी। याद रखिएगा बाबू, दो है, यंग इटली यंग यूरोप, यंग इटली यंग यूरोप, यंग इटली यंग यूरोप। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखते चलिएगा। उसके बाद है 1848 में जब फ्रांस में शायद पूरे क्रांति में मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा और इसके बाद इटली राजनीति पुनः मेजनी आगमन हुआ। अब देखो यहाँ से फिर इसको जो है भगाना पड़ा, फिर से वो आ गया, फिर इसको भागना पड़ा। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। बेचारा मेजनी जो था सो इटली को एकीकरण करके एक बहुत बड़ा इलाका बनाना चाहता था, लेकिन जब अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जब सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने अपनी नीति पर सभी फ्रांस को विलय चाहता था, उधर पोप इटली के धर्मराज बनाने का प्रत्यक्ष था और इस तरह विचारों का टकराव कारण इटली एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कहने का मतलब है कि वहाँ एकता नहीं था, राजा एक, वहाँ का राजा अलग ही दुनिया में रहता था, पोप भी चाहता था कि हम भी इटली में रहे, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले इसको एक करना पड़ेगा और इस सबको विचारों को जुटाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के इटली एकीकरण होगा। इस विचार को टकराव करने इटली एकीकरण मार्ग जो है अवरुद्ध हो रखा था, मतलब नहीं हो पा रहा था। कालांतर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों में आक्रमण किए जाने में सार्डिनिया के चार्ल्स एल्बर्ट ने पराजय हो गई और ऑस्ट्रेलिया हस्तक्षेप इटली का जनवादी आंदोलन कुचल दिया गया और इस तरह मेजनी पुनः हार गए, फिर प्लान करना पड़ा। मतलब कहने का मतलब है वहाँ का जो राजा था, मतलब देखिए इटली एकीकरण टाइम में जो वहाँ का राजा था बाबू, क्या नाम था उसका? याद रखिएगा आप लोग सभी लोग, चार्ल्स एल्बर्ट। इटली का एकीकरण करने टाइम में वहाँ का राजा चार्ल्स एल्बर्ट था। सभी लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ कि उसका वहाँ का राजा था ना, वो क्या काम किया, कोशिश किया कि थोड़ा बहुत युद्ध करके जैसे अपने राज्य को एकीकरण करे, लेकिन नहीं हो पाया और वहाँ से जो है सो भी हारा और मेजनी फिर से वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि दोस्तों मेजनी कितना बार कोशिश किया, पहला भी कोशिश किया, कार्बोनरी दल संगठन किया, फिर यंग इटली यंग यूरोप सब बनाया, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर सफलता नहीं मिल पा रहा था और वो उसको भगा दिया जा रहा था। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि आगे का कहानी होता क्या है मेरे दोस्तों। और 7 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है 8। एकीकरण का मार्ग जो है सब दोस्तों कैसे क्या होता है अब हम लोग को समझना पड़ेगा। एकीकरण का द्वितीय चरण, दोस्तों आपने देखा कि एकीकरण का फर्स्ट चरण में तो ऑस्ट्रिया एकदम भारी पर रखा था, उसको समझ ही नहीं आया था जो होने वाला क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 2 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इटली एकीकरण का द्वितीय चरण, अब हम पहले चरण में तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया पर जो है सो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है सो बहुत ज़्यादा भारी पड़ा और उसको जीतने ही नहीं दे रहा था और वहाँ से सिस्टम ही खराब हो पा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया द्वितीय चरण में क्या था देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। 1848 में इटली के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास असफल रहे। धीरे धीरे इटली आंदोलन के जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीय भावना तीव्र हो रही थी और इटली में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का नया शासक विक्टर इमैनुअल, देखिए विक्टर इमैनुअल भैया जो है सो इटली का नया शासक बनते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसे प्रयास में इटली के एकीकरण कार्य चालू हुआ और अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर काउंट को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो देखिए दूसरा चरण इटली में अब स्टार्ट होता है। बेबी मेरे
याद रखना सब लोग। ऑस्ट्रिया पीडमोंट का नया शासक जब बनता है सार्डिनिया का, तो वहाँ का शासक का नाम होता है विक्टर इमैनुअल। याद रखिएगा सब लोग, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। वो बहुत अच्छा था और वो जो है सो किसको नोट करता है, तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसा ना कि वो लोग की तरह भी प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा था। आप लोग यहाँ पर देखना, आगे हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूर कौन था, क्या था, इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक राष्ट्रवादी था और वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उसी वह समझता था कि जो ऑस्ट्रिया वाला जो है ना, अगर ऑस्ट्रिया वाला हट जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। आप लोग दोस्तों अपने गौर किया कि जो भी कुछ होता था ऑस्ट्रिया वाला जो है सो इटली के एकीकरण में बाधा डालता था। तो पहले काउंट काबूर आया तो सोचा कि सबसे पहले इसको ही हटा देते हैं, ठीक है, और हटाने का कोशिश भी किया। कैसे कैसे किया वही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे भाई। अब आगे है, अतः वो ऑस्ट्रिया की, अब क्या है अगला, अतः वो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती हाथ बढ़ाया। देखिए वो कितना तेज था, वो क्या काम किया कि उसको पता था कि अकेले तो जीतेंगे नहीं, तो फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़ा का हाथ बढ़ाया। कैसे दोस्ती बढ़ाया, तो देखिए 1834 में क्रीमिया का युद्ध में काबूल फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। मतलब कि फ्रांस का युद्ध जो है सो क्रीमिया से चल रहा था 1853-54 में। देखिए कितना तेज था, और वो सीधे जाता है फ्रांस को बोल देता है कि फ्रांस भैया हम आपके तरफ से हैं, हम आपके तरफ से हम रहेंगे, हम भी आपका हेल्प करेंगे। फ्रांस वाला देखा, अरे चोटा, हम तो इसको बुलाए भी नहीं, तैयो आ रहा है, चलो आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आने दो। आग्रह नहीं किया था, देखिए यहाँ पर, जबकि फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। इस प्रत्यक्ष काबूल को प्राप्त हुआ और युद्ध की समाप्ति पर पेरिस के शांति सम्मेलन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पीडमोंट को भी बुलाया था। अब यहीं पर खेल होता है, देखिए मतलब कि जैसे ही मतलब कि युद्ध खत्म होता है तो शांति सम्मेलन होता है, पेरिस का शांति सम्मेलन, तो उसमें फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ पीडमोंट को भी बुलाया गया। मौका मतलब कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडमोंट के राजा जो थे उनको भी बुलाया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे काबूल की महत्ता बढ़ गई, और इसे सम्मेलन में काबूल के इटली में ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप में गैर कानून घोषित किया गया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप में इटली ध्यान समस्या को अपने कूटनीतिक बल प्रदान किया। कहने का मतलब है कि पहला ऐसा मीटिंग था जिसमें कि फ्रांस द्वारा ऑस्ट्रिया के इटली के आदमी को बुलाया गया, तो ये बहुत बड़ा बात है। और वहाँ पर जो है सो इटली में फ्रांस को बोला गया कि देखिए ऑस्ट्रिया वाला हम लोग को दबा के रखता है, ये चीज़ गलत है, और इसको जो है सो एक इंटरनेशनल न्यूज मान दिया गया कि हाँ सही बात है, अब ऑस्ट्रिया वाला जो है सो तुम लोग को दबा के नहीं रख सकता है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, द्वितीय चरण में इटली क्या क्या संभव हुआ, पहले चरण में तक उस काम में गड़बड़ा रहा था सब कुछ, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे काबूल के, अब लिखा हुआ काबूल 3 के एक संधि के तहत फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पीडमोंट का सैन्य समर्थन देने का वादा किया। काबूल ने नेपोलियन 3 के एक संधि किया जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पीडमोंट के सैन्य समर्थन देने का वादा किया। कहने का मतलब इस लाइन को समझ, देखिए काबूल जो था जो फ्रांस से संधि कर लिया, और फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पीडमोंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सिवाय नामक काबूल को फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब नहीं समझे, मतलब कि वो जो था ना, जो अपना दिमाग लगाया नेपोलियन, क्या नाम है, वो बोला फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पीडमोंट के सैन्य समर्थन देने का वादा किया, और उसकी जगह पर जो है काबूल ने फ्रांस को बोला सिंपल समझिए, फ्रांस को बोला कि सुनिए ना सर, आप हमको सैनिक को दीजिए, फलाना इलाका को आप अपना जो है सो रक्षा कीजिएगा, और जो है सो आपको जो है सो हम 2 इलाका देंगे, एगो का नाम नीस, एगो का नाम सेवा। तो फ्रांस को बोला ठीक है, फ्री में मिला ले लेंगे। फ्रांस ने काबूल को यह आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमोंट से मिलाना चाहें तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन इसके जगह पर काबूल इतना तेज था, वो बोल दिया फ्रांस के भैया देखिए, अगर हम लोग जो है सो पीडमोंट को मिलाना चाहेंगे तो आप बीच में नहीं अपना टांग अड़ाइएगा। तो बोल दिया, इसके बदले सिवाय ना पाए तो फ्रांस को देने का आश्वासन इटली ने राष्ट्रीय तरफ के साथ खिलवाड़ किया। तो कहने का मतलब है, उसको बोला कि आप जो है ना तनका हमारा हेल्प कीजिएगा, आप जो कुछ बोलिएगा नहीं। देखो इसीलिए डरता था फ्रांस से, तो फ्रांस बहुत तगड़ा देश था, और फ्रांस का भी सैनिक यहाँ लोग इटली में रहता था, बस खाली इतना ही काम करना था कि फ्रांस बोला आप बोलिएगा नहीं, हम लोग अपना जो है तनी मनी काम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल बात समझिए। तो यहाँ से क्या हुआ आपको बताते हैं।
पिडमॉन्ट ने मिलाना चाहा फ्रांस इटली इसका विरोध नहीं करा, काबुल की आलोचना की जिसे निश्चय प्रांतों फ्रांस को आश्वासन देने हो गया, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण इटली के राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं था। यदि दो प्रांतों को होकर इटली उत्तर मंडलीय एकीकरण हो जाता तो यह बड़ा उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांस में से बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था। देखिए सिंपल बात है, काबुल जो है सीधा दिमाग लगा कि इडली का एकीकरण कैसे होगा, तो मतलब मान चलो इडली ये हुआ, ये इडली हुआ, ठीक है, तो इडली ये हुआ, तो ये मतलब ये बीच वाला इडली और ये मध्य इडली दोनों चाहता था मिला देने का, तो सोचा कि जब तक फ्रांस वाला नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा, इसीलिए वो फ्रांस को जो है मिलाने का कोशिश कर रहा था। याद रखिएगा मेरे दोस्त, फ्रांस जो था सो ऑस्ट्रिया का बात मानता था, तो ये सोच लिया कि अगर फ्रांस अपने पक्ष में आ गया काम हो जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आप लोग को फ्रांस का। अब अगला हम लोग चलते हैं 9वां स्लाइड पे, आ जाते हैं 9वां स्लाइड क्या है आपको सुना। देखिए ये काम का वो भाई क्या ही खतरनाक बंदा था, मैं तो इसका फैन हो गया। और इसी बीच 1859 में ऑस्ट्रेलिया के पिडमॉन्ट के सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध में इटली का समर्थन ने फ्रांस से अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया सेना पूरी तरह पराजित हुआ। तो देखिए वो ऑस्ट्रिया जो कि फ्रांस को एक टाइम था जो कि सपोर्ट करता था और फ्रांस से दोस्ती करके रखता था, वही ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है काउंट काबूल सेना उतरवा दिया और उसको हरा दिया। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे बुरी तरह पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डो पिडमॉन्ट को कब्जा कर दिया गया और एक तरफ लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इसकी राष्ट्रवाद को घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर में मध्य इटली जनता काबूल के समर्थन में बड़े जन सलाह के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलित रही। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने नेपोलियन अपनी सेना वापस ला। युद्ध हटने के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया तथा पिडमॉन्ट के बीच मध्यस्थता करने के बाद स्वीकारी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मतलब कि वो थोड़ा इटली का कुछ भाग एकीकरण कर लिया काउंट काबूल, तो उसके प्रति जो है सो फैन फॉलोइंग जनता का बढ़ गया और इससे देखा कि भाई साहब ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ेगा तो नेपोलियन फिर देखा जब बताइए हमरे गड़बड़ा जाएगा, फिर उसे लोकतंत्र व्यवस्था आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया पिडमॉन्ट की स्वीकारी और इस तरह संधि के लोम्बार्डी पिडमॉन्ट अधिकार और वेनेशिया अधिकार माना गया। अतः बड़े राज्यों में इटली सामने आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य इटली के एकीकरण पर था। देखिए उसका ध्यान मेन था कि बीच वाला इटली एकीकरण हो जाए, अतः उन्हें नेपोलियन को सेवाएं पर देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमॉन्ट युद्ध फ्रांस के निष्क्रिय रहने के लिए बोला और इटली के राज्यों का पिडमॉन्ट को विलय विरोध नहीं करने का आश्वासन लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख ली कि जिन राज्यों का विलय वहाँ जनरल सरकार जो कि रियासतों की जनता पिडमॉन्ट के साथ इसलिए काबुल प्रतिनिधि का स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब क्या हुआ समझे, और सिंपल काउंट काबूल जो था ना इटली को एक करना चाहता था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझिए। वो ऑस्ट्रेलिया पिडमॉन्ट बोला कि आप जो है सो पिडमॉन्ट को हम एक करेंगे, तो बोला कि सर जो भी हम युद्ध करेंगे ना फ्रांस भैया आप उसमें नहीं आइएगा, खाली फ्रांस को ही बोल रहा था, कौन, इटली का काउंट काबूल, इतना तेज था भाई। तो फ्रांस वाला बोला भाई हम काहे नहीं आएंगे, हमको भी तो कुछ चाहिए ना। बोला हाँ भाई आपको देंगे ना। नेपोलियन ने बोला कि आप विरोध नहीं कीजिएगा, बाद बाकी जो इलाका होगा ना जो जीतेंगे उसमें आपका भी हम कुछ हिस्सा दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बोला ठीक है चलता कोई दिक्कत। अब क्या हुआ यहाँ पर उन रियासतों के पिडमॉन्ट इसीलिए काबुल हो गए। 1860 के काबुल में रोम को छोड़कर उत्तर मध्य इटली को सभी रियासतों जैसे परमा मोरेटस आदि को मिला लिया। अब देखिए दोस्तों फ्रांस की सहायता से मतलब पूरा इलाका को स्वीकार लिया, जैसे काबुल ने 1860-61 तक जैसे मध्य इटली को भी सभी रियासतों परमा मोरेना टस्कनी सबको मिला लिया तथा जन्म सगर की पुष्टि कर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को इंग्लैंड को पिडमॉन्ट को समर्थन भय से कदम नहीं उठा सका और दूसरे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की समस्या जूझ रहा था। इसी प्रकार समझ में आ गया तो कितना तेज था आपको ये काउंट काबूल आपने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं 10वां पर, आप इसका सारा कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है।
और इस दक्षिण इटली रोम एवं वेनेशिया को छोड़कर बाकी रास्तों का विलय रोम में हो गया और विक्टर एमानुएल को शासक माना गया। अब यहाँ पर जो है जब थोड़ा सा हुआ, जब सब लोग एक हो गया तो वहाँ का शासक विक्टर इमानुएल को बनाया गया। अब थोड़ा सा लोगों को चैन हुआ कि चल भाई, पहले जो इटली हुआ था कुछ तो एक रंग का हुआ, कुछ तो एक मतलब कि बदला। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहे गैरीबाल्डी कौन अगले रे? गैरीबाल्डी, अरे बात चट्टा था, गैरीबाल्डी ना, गैरीबाल्डी। इसी बीच महान क्रांति गैरीबाल्डी शासक क्रांति के रूप में दक्षिण इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र को स्थापना करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है, होता है ना कि भाई एक नया स्टार बन के आया, जैसे मान चलो IPL में वैभव सूर्यवंशी नया स्टार, बुमराह को पहला ओवर छक्का मार रहा है, समझ रहा है। उसी तरह मध्य इटली का तो एकीकरण हो चुका था, दक्षिण इटली मतलब नीचे वाला इटली, उसका भी एकीकरण कैसे होगा? तो गैरीबाल्डी नामक चिड़िया आया और गैरीबाल्डी बोलता है कि बाबू आ गई हो, अब हम इटली के एकीकरण करेंगे, आओ। डंडा से चोट लगी लोग, आए बाबू, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच मस्ती मार देते रहता है, आपको पता है मस्ती मेरा टीचर है। इस बीच महान क्रांति गैरीबाल्डी जो है से उत्पन्न होता है दक्षिण इटली को। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन क्या पूछेगा? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आंसर होगा नाविक था। तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। मेजिनी के विचारों से समर्थन था। और क्वेश्चन पूछ देगा कि गैरीबाल्डी किसके विचारों से संबंधित था? तो याद रखिएगा जोसेफ मेजिनी के विचारों से समर्थन था। परंतु बाद में जो है सो उसके बाद जो है सो काबुल में आकर संवैधानिक आंदोलन को पक्ष बन गया और गैरीबाल्डी अपने कर्मचारियों स्वयं सेवक बल बना, जिससे सैनिकों को लेकर इटली, फ्रांस, सिसिली ने पक्ष आक्रमण किया और इन देशों। अब देखिए वहां पर बंदा अकेला, ये गैरीबाल्डी अपना एक संगठन बनाता है और मतलब कि सब सेना का गठन करता है और जो है सो सिसिली और नेपल्स, सिसिली मेरे दोस्तों, सिसिली और नेपल्स याद रखिएगा आप लोग, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए। रियासतों का अधिकांश पूर्व निरंकुश शासन तक गैरीबाल्डी को समर्थन मिला और गैरीबाल्डी ने गणतंत्र स्थापना विक्टर इमानुएल, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विक्टर इमानुएल बन गया और विक्टर इमानुएल के प्रतिनिधि रूप में सत्ता संभाली। बरसों काबुल विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे और परंतु काबुल ने उसके दक्षिण अभियानों को समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनी और तथा काबुल ने गैरीबाल्डी को इस अभियान में विरोध किया था। देखिए कहने का मतलब है वो जो है गैरीबाल्डी जो है सो बहुत अच्छा आदमी था और इटली दक्षिण इटली का एकीकरण चाहता था और धीरे धीरे जो है सो वो एकीकरण किया भी मेरे दोस्तों। और देखो मेरे दोस्तों, काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान में विरोध किया, मतलब क्या काम किया? 1862 में रोम पर जो आक्रमण का योजना बनाई, लेकिन काबुल जो है इसका विरोध किया। रोम की रक्षा के लिए पीडमोंट की सेना भेज दी गई। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियानों की योजना त्याग दी और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमानुएल को सौंप दिया। भाई मतलब कि जब वो गैरीबाल्डी प्लान बन रहा था कि रोम को भी युद्ध से जीत जाएंगे, तो काबुल से मिला और काबुल बोला कि आप ये इसको जो है सो मत कुछ कीजिए और इसको आप छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जो है सो गैरीबाल्डी जो है सो काबुल का बात मान लेता है और वो रोम पर हमला नहीं करता है। दोस्तों आप लोग यहाँ जानकर एक बात बहुत बढ़िया वो होगा, मतलब कि आश्चर्यजनक वाली बात होगा कि सोचो गैरीबाल्डी एक ऐसा व्यक्ति था जो दक्षिण इटली को एक ही करने का कोशिश किया और वो चाहता था तो वहाँ का राजा बन जाता, लेकिन वो नहीं बना मेरे दोस्तों। और उसने रोम अभियानों की योजना बनाई और इटली के जीते गैरीबाल्डी ने विक्टर इमानुएल जो वहाँ का राजा था मेरे दोस्तों उसको दे दिया, बोला कि आप रख लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त गैरीबाल्डी ने दक्षिण क्षेत्र शासन बनने का प्रस्ताव विक्टर इमानुएल द्वारा प्रस्तुत किया गया। मतलब गैरीबाल्डी को जो है सो विक्टर इमानुएल द्वारा बोला गया कि आप वहाँ का राजा बन जाइए, परंतु उसने स्वीकार नहीं कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया और सारी राष्ट्र समर्पित जो है किसान भांति जीवन जीने का आग्रह किया। मतलब वो बोला कि नहीं ये चीज सब आप ही चलाइए, हम किसान हैं उसी तरह जिएंगे, आराम से त्याग दिया। और इस बलिदान की भावना गैरीबाल्डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब परिचित हुआ। लाला लाजपत राय ने इसे अपने जीवनी में लिखा था। तो बताइए गैरीबाल्डी कितना अच्छा आदमी था। लाला लाजपत राय जी इनको अपने जीवनी में लिखते हैं कि भाई बंदा हो तो गैरीबाल्डी ऐसा कि सारा कुछ मेहनत करने के बावजूद भाई सारा इलाका जो है सो किसको सौंप देता है मेरे दोस्त,
विक्टर इमैनुअल को। तो मेरे हिसाब से ऐसा राजा मतलब ऐसा आदमी बहुत कम मिलता है मेरे दोस्त, सब लोग ही ये सब। अब क्या है, 1862 में दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो जाती है। 1862 में काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि काउंट काबूल की मृत्यु कब होती है, तो आंसर याद रखना है 1862 में। पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया और रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का विक्टर इमैनुअल जो है सो कर देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 11वां स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा तो आ ही रहा होगा। तो देख रहे हैं कैसे इटली का एकीकरण चालू हो रखा है। थोड़ा छोटा कर दिया स्वयं किया विक्टर इमैनुअल रोम। उसके बाद है 1870 में फ्रांस में बीच फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसका कारण फ्रांस के लिए पोप के संरक्षण संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इसी परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपनी वेटिकन सिटी के किले बंद कर दिए और इमैनुअल पोप को राजमहल छोड़कर बाकी रोम इटली में मिला दिया और उसने राजधानी बनाया। ठीक है, इसी परिस्थिति में नई स्थिति को पोप तत्काल स्वीकार नहीं किया और इस तरह मुसोलिनी द्वारा निदान हुए पोप के समझौता और वेटिकन स्थिति को स्वीकार कर लिया। मुसोलिनी द्वारा निदान हुए जब उसके पोप के साथ समझौता किया और वेटिकन स्थिति को स्वीकार करने का मतलब है कि वहाँ तो आपको पता है कि फ्रांस वगैरह लोग जो है सो इटली में रहता था, लेकिन फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध युद्ध हुआ तो वहाँ से जो है सो जो पोप के संरक्षण में जो सैनिक था फ्रांस का वो सब बुलाना पड़ा। यहीं पर मौका देख लिया इमैनुअल और कोशिश किया कि सबको भी भगा देते हैं। किसको? हाँ, पोप सबको। ठीक है, तो इस प्रकार 1831 इटली का एकीकरण जो है किसके किसके बीच हुआ? एकीकरण मेजीनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों का योगदान हुआ। तो इन घटनाओं से राष्ट्रीयता चेतना सर्वोपरि होती है। तो दोस्तों आप लोग को ये लाइन एकदम माथा में सेट करना पड़ेगा कि इटली एकीकरण केकरा वजह से हुआ था। तो सबसे पहले मेजीनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आप लोगों को क्लियर होते रहेगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अभी एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि मैं कहानी फॉर्म में समझा रहा हूँ तो आप लोग को जो है सो मजा आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम लोग चलेंगे। अब है जर्मनी का एकीकरण मेरे भाई। जर्मनी भाई, अभी तक हमने इटली एकीकरण देखा और इटली एकीकरण दूसरे चरण में कंप्लीट होता है, 1871 तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जर्मनी एकीकरण। तो इसको समझते हैं क्या था। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में क्या था कि इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्रों में समान प्रतिक्रिया चल रही थी। देशों में एकीकरण का लगभग साथ ही संपन्न हुआ था। मतलब कि इटली का एकीकरण उधर चला था, इधर जर्मनी के लोग भी पगलाए थे। ठीक है, सिंपल बात समझिए। जर्मनी के लोग सभी चाहता था कि हो भैया हम लोग करवा देते हैं का एकीकरण। ठीक है, सिंपल बात समझिए। इसमें कैसे क्या कहानी था, इसमें कौन कौन आदमी सब मेन था उसको भी समझना पड़ेगा ना मेरे भाई, ऐसे तो हवा में काम ना चलेगा। चलो, जर्मनी लिखा हुआ है ना यहाँ पे आप लोग। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी साल्मा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक आते आते जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 बड़े राज्य थे भाई साहब। ऑस्ट्रिया में मात्र 39 राज्य और जर्मनी में 300 बड़े बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्ट मावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां प्रशासन अधिक शक्तिशाली था, अपना प्रभाव बनाया हुआ था। दूसरी तरफ जर्मनी के कैथोलिक बहु राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहाँ सभी मिलते थे, परंतु उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का होता। मतलब कहने का मतलब सिंपल समझिए कि उस टाइम जर्मनी में भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। सब लोग उथल पुथल हो रखे थे और सब लोग को एक करने की भावना सब में था कि हाँ हम लोग एक होंगे। लेकिन कैसे, कोई तो हीरो बन के आएगा मेरे दोस्त, कौन आता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा भाई। तो जहाँ वहाँ प्रसार सबसे शक्तिशाली था और दूसरी तरफ जर्मनी के कैथोलिक, ये सब हम पढ़ा दिए हैं। जर्मन अभाव था जिसके कारण एकीकरण मुद्दा समझ नहीं हो पा रहा था। जर्मनी के नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। अब देखिए जर्मनी में भी एकीकरण का जो है सो किसको दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने 1806 में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्यों का निर्माण किया था। तो मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि जर्मनी में 1806 में नेपोलियन ने क्या निर्माण किया था, राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। चाहे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ देगा राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन ने। ठीक है, तो एकदम इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं। और
और यहीं से जो है जर्मन राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुई। जैसे ही जो जर्मनी जो है सो राइन राज्य बोले ना, तो मतलब जर्मनी को छोटा कर दिया था, 3 भाग में विभाजित था, तो उसको जैसे छोटा कर दिया था। तो अब उसके बाद जो है क्या क्या होता है हम लोग को आगे पढ़ना है, वही सब बात, ठीक है ना। तो इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकार और हीगेल, काउंट हेम्बोल्ट और अर्नडाड, जैकब ग्रिम आदि जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। मतलब उसी टाइम जो अच्छे अच्छे आदमी सब आए, अच्छा आदमी हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद को विकास की भूमिका निभाई। और पर्सा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल से काफी प्रभावित था, और जो पर्सा का जो चांसलर था ना बिस्मार्क, हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित था, और अंडर्ट के कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हैंडवर्क तथा नेपोलियन ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा और चित्रकारों को जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा राष्ट्रवाद की भावना का दिया। इस प्रकार जर्मनी में राष्ट्र सामंतव्यता का उदय निकल रहा था। आधुनिक प्रवेश जर्मनी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह इटली में अच्छा लोक संख्या उत्पन्न हुआ, और उसके कारण जैसे काउंट काबूर्जी हुए, मेजिनी हुए, वहाँ पर जो है विक्टर इमैनुअल जी हुए, गैरिबाल्डी जी हुए, उनके द्वारा जो है सो वहाँ पर जो है सो लोगों के प्रति जागरूक करवाना, लोगों को इकट्ठा करना, युद्ध करवाना। उसी तरह यहाँ भी जो है सो समस्त देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सिस्टम विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षा विद्यार्थियों में जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य में ब्रेसेनशेफ्ट नामक सभा स्थापित किया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उद्देश्य से ब्रेसेनशेफ्ट नामक संस्था स्थापित किया गया। कहाँ, जर्मनी में। शिक्षकों एवं क्या था इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था वाइमर राज्य का इसका उद्देश्य था वाइमर राज्य सेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय योजना केंद्र था। यद्यपि था उसके बाद है यद्यपि इसको थोड़ा पढ़ करते हैं। इसके बाद है मेटरनिक इस आंदोलन का कुचलने के लिए दमनकारी राष्ट्रवादियों का आदेश को जारी किया, परंतु इसे जर्मन के राष्ट्रीय प्रबल धारा और काम आगे बढ़ते समर्पण करने का मतलब यहाँ भी जो है सो मेटरनिक उस टाइम चाहता था कि चोट्टा यहाँ भी राष्ट्रवादी नहीं हो रहा। देखिए मेटरनिक हमेशा चाहता था कि कहीं भी राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न नहीं हो, चाहे इटली हो चाहे जर्मनी हो, दोनों जगह टांग अड़ा के बैठा हुआ था कि कहीं नहीं होने देंगे। सिंपल राष्ट्रवाद का भावना का मतलब क्या था, राष्ट्रवाद का भावना का मतलब ये था कि अगर सब में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता है तो सब लोग अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से जिएगा तो राजा की बात मानेगा नहीं, और राजा की बात मानेगा नहीं तो सब राजा को भगा देगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म हो जाएगा। और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता ही नहीं था ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिक जो था। इस परिप्रेक्ष्य में एकीकरण के आर्थिक परिस्थितियों की निर्मित हुई। 1834 में जर्मनी व्यापारियों को व्यापारिक समानता के लिए पर्सा में निर्मित जालबेरिन नामक संघ बनाया गया। तो देखिए आप लोग को जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था है, याद रखिएगा जालबेरिन, ठीक है, बनाया गया, जिसके विषय में कहा जाता था कि इस संघ में जर्मनी क्षेत्र में आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, और इसके बावजूद जर्मनी राष्ट्र को संगठित नहीं हो पाया। तो फ्रांस में 1830 क्रांति से जर्मन कुछ हवा जरूर दी। कहने का मतलब है कि वहाँ पे है सो मतलब राष्ट्रवाद भावना का उदय हुआ, तो लोगों के प्रति जो है सो मतलब आया कि हम लोग भी अपने देश को, जर्मनी को जो है एकीकरण करेंगे और सब लोग अच्छे से रहेंगे। तो उसके लिए एक व्यापारिक संस्था भी बनाया गया जिसका नाम था जालबेरिन। तो उससे थोड़ा बहुत लोगों को हेल्प मिला, लेकिन फिर भी जो है सो वहाँ के लोग में राष्ट्रीय भावना नहीं हुई। फिर हुआ 1830 से क्रांति हुआ था उस टाइम जर्मनी में, फ्रांस में। तो वहाँ से लोगों को सीख मिला कि नहीं, फाड़ के रख देंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग 12 के बाद 13वां स्लाइड पर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां स्लाइड कहाँ से आएगा, तो 13वां स्लाइड आएगा आपको यहाँ से, ये रहा 13वां स्लाइड, ठीक है। तो इसको भी जूम कर लेते हैं मेरे दोस्त, टेंशन क्यों लेते हो। अब यहाँ सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शनी होने पर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगा, परंतु पर्सा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसे भी कुचल डाला।
मतलब कि जो भी होता था ना, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर फिर जो है सो उस टाइम जो है सो जर्मनी को इसको कुचल डाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है कि फ्रांस में 1848 का क्रांति हुआ कि नहीं, तो फिर वहां से भी इसके अंदर में आया। 1848 क्रांति जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया, दूसरी तरफ क्रांति मेटरनिख को क्रांति कर दिया था। और इसी समय जर्मनी राष्ट्रवादियों को मार्च 1848 में पुराने संसद सभा फ्रैंकफर्ट को बुलाया गया। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की सभा कब बुलाया गया, 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की सभा कब बुलाया गया, 1848 में, सभी लोग याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की सभा कब बुलाया गया, 1848 में, सब लोग याद रखिएगा। और यहाँ जहाँ जर्मन निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। मतलब कि 1848 में पुराने संसद की सभा को बुलाया जब गया ना, यहाँ पर निर्माण किया क्या कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। कहने का मतलब है शासक पर्सा का, जर्मनी चलाएगा वो। क्या बताया, मुझसे गाली निकल रहा है मेरा। और इसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश विचारधारा था, अपनी व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। देखो वो जो है सो फ्रेडरिक ये सब काम बोला कि ना ना ना, फ्रांस में ये सब काम नहीं होगा, सो हम लोग अपने हिसाब से, वो पगला था फ्रेडरिक याद रखिएगा। फ्रेडरिक को बनाएगा ना, तो फ्रेडरिक बोला कि नहीं बाबू, हम अपने हिसाब से जिएंगे, मस्त जिंदगी, राज व्यवस्था रहेगा। ठीक है, और यह स्पष्ट ऑस्ट्रेलिया के संघर्ष में आलोचना चाहता था। जर्मनी के कुछ दक्षिणी एकीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया। इसी का तीव्र एकीकरण विरोध हो गया और जर्मन विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और जिसे ऑस्ट्रेलिया पर्सा के मिलकर दबा दे। मतलब जो भी कुछ होता था जर्मनी वाला चाहता था, जिस तरह वहां ज्यादा है ना, दूसरा तरफ में इटली का एकीकरण हुआ, यहाँ भी सिस्टम वही, झगड़ा हो रहा है दबा दिया जा रहा, हो रहा है दबा दिया जा रहा, हो रहा है दबा दिया जा रहा। सिंपल बात। अभी तक आपने देखा कि जर्मनी का वही हाल है, 3 स्वराज में विभाजित है। लोग कोशिश कर रहा है तो उसको दबा दिया जा रहा है, बहुत लोग कोशिश कर रहा है दबा दिया जा रहा है। आगे का कहानी क्या है पढ़ते हैं। फिर अगला में होता है कि पर्सा अब समझ चुका था कि जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। इसे फ्रेडरिक को देहांत होगा, उसके भाई विलियम पर्सा का शासक बना। मतलब जैसे ही फ्रेडरिक मर गया तो उसका भाई विलियम है पर्सा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था, उसके सुधारों पर जर्मन में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हुई, साथ ही आधारभूत संरचना का सुधार, जर्मन राष्ट्रों में एकता में सूत्र बांधने का प्रयास तेज से हुआ। विलियम को एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखना महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। तो याद रखिएगा मेरे भाई, अब आगे अपना एक मेन आदमी बिस्मार्क। तो बिस्मार्क का पावर देखिएगा आप, ये पावर हमारे पास तो बॉडी नहीं है, फिर भी बिस्मार्क का बॉडी देखेंगे क्या है पावर। तो छोटा फ्रेडरिक मर गया, वो तो अच्छा काम हुआ। फ्रेडरिक मरा तो उसका भाई बना पर्सा का शासक बना विलियम। और विलियम जो है सो राष्ट्रवादी, वो अच्छा लिखा था, वो चाहता था कि जो अच्छा हो। तो उसके टाइम में जो है सो जर्मनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और क्या काम किया उसके बाद जो है सो विलियम एकीकरण के उद्देश्य ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। चांसलर बोला कि आप तुम भी जो है सो हमारे यहाँ काम करो, आप सही ढंग से सब कुछ करना। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे 14वां स्लाइड पे। ये रहा 14 स्लाइड और आप देखिए बिस्मार्क भैया अपने क्या मस्त है बुढ़ाऊ। अरे बाप रे बुढ़ाऊ नमस्ते। अब थोड़ा सा धुंधला, इससे तात्पर्य था कि सैनिक उपायों से जर्मनी का एकीकरण संभव था, जिसे अपने देशों में अन्य सैन्य लागू कर दिया। कालांतर में 1830 में ऑस्ट्रेलिया का पर्सा संधि विरोध शुरू हुआ, जिसे पर्सा के जर्मनी का एकीकरण नहीं किया था। इसी कारण पर्सा ने जर्मनी एकीकरण की भावना पे जोर पकड़ने लगी। कहने का मतलब है सिंपल बात, जब बिस्मार्क आया ना तो जैसे पर्सा तो एकीकरण जर्मनी के एकीकरण जो है सो थोड़ा सा तेज होने लगा। तो याद है ना बाबू, गैरिबाल्डी भैया कहाँ, इटली में, कितना मतलब कि लास्ट में सब कुछ करने के बाद विक्टर इमैनुअल को दे देता है सब कुछ। अब यहाँ पर बिस्मार्क, देखते हैं बिस्मार्क जर्मनी में क्या गर्दा उड़ाता है। देखिए बिस्मार्क ने अपनी गतिविधियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इसके कारण पर्सा ऑस्ट्रेलिया के बीच मायने में कम नहीं था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1834 में शेल्विक और होल्डिंग राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि डेनमार्क का नेतृत्व था। जीत के बाद शेल्विक पर्सा ने अधीन हो गया और हेल्डिंग ऑस्ट्रेलिया के पास हो चुके। इन दोनों राज्यों के जर्मन संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मनी राष्ट्रीय भावना पर भयंकर का विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना पर्सा के क्षेत्र पर पार करने जाना था और पर्सा के और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा
अन्य ऑस्ट्रेलिया को ऐसा से को दिया। अतः यद्यपि बिस्मार्क नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का युद्ध करना असंभावित था, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण का साबित करना चाहता था। तब पूर्व में ही उसने फ्रांस का समझौता कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके फ्रांस और कुछ क्षेत्रों देने का वादा किया था। बिस्मार्क ने इटली के साथ विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार इटली ऑस्ट्रेलिया को आक्रमण किया और अपने हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ जो आप लोगों को समझ लीजिए। देखिए, या फिर बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने में नहीं जीता, उसको पता था ये बात, लेकिन वो फ्रांस से जाके समझौता कर लिया। बोला कि फ्रांस भैया देखिए, उसी की तरह, किसकी तरह, यहाँ का बिस्मार्क जो है सेम टू सेम जो है सो, जहाँ वो भी वहाँ पर काम किया था जर्मनी थी इटली के युद्ध में, कि फ्रांस से जाकर के हाथ मिला लिया था। यहाँ भी सेम सेटअप फ्रांस से हाथ मिला लिया था और कुछ क्षेत्रों देने का वादा कर लिया। बोला कि आप जो ऐसे युद्ध होगा तो बोलिएगा नहीं, बिस्मार्क बोल दिया उसको, ठीक है। और विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध में ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र करना चाहता था। अतः अनुमान 1866 में ऑस्ट्रेलिया सोडावा के युद्ध घोषणा हुई। मतलब कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया ने 1800 में प्रसा के खिलाफ सोडावा के युद्ध कहेगा। सोडावा के युद्ध कब हुआ? सोडावा के 1866 में कहेगा। क्वेश्चन पूछेगा बाबू, हमारे यहाँ से वो क्वेश्चन मेन बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सेडावा का युद्ध। सेडावा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, याद रखें उल्टा पुल्टा करके। और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ युद्ध में फंसे बुरी तरह पराजित हो गया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का जर्मन क्षेत्र पराजित हुआ और जर्मनी युद्ध के 2/3 पूरा हुआ। देख रहे हैं सिस्टम, उधरों से उसको भगाया, फ्रांस से भी उधर कांड हो गया था इटली में, यहाँ भी काम हो गया, प्रसा से हारा गया। अब यहाँ पर बिस्मार्क जो है दिमाग लगा दिया, बोला कि आप बेटे कहाँ जाओगे, 15 स्लाइड पे आप पहले तुम। तो देखिए, एक पर एक आदमी सब दुनिया में जो अपने देश को मिलाने के लिए कुछ भी करते हैं, और एक आजकल के लुच्चे लफंगे लोग हैं, गांजेड़ी पीते हैं। शेष जर्मन में एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मन के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस का हस्तक्षेप था। और इसी समय स्पेन के राजगद्दी का मामला उभर गया, जिसमें जो है सो अब देखिए सब कुछ हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला भाग गया, बच गया फ्रांस वाला। क्योंकि बिस्मार्क तो फ्रांस का हाथ मिला लेता, समझ रहे हैं बात को, समझिएगा। बिस्मार्क फ्रांस से हाथ मिलाया हुआ था, तो अब उससे कैसे युद्ध करता? अब तो इसको टेंशन आ गया। और इसको जो है सो बिस्मार्क जो है पूरा जर्मनी को एक करना चाहता था, जैसे वहाँ का क्या बोलते इटली में करना चाहता था, वो सब मेजिनी वगैरह सब। तो यहाँ भी बिस्मार्क था भाई हीरो। अब देखा कि नहीं, अब फ्रांस का बारी है, फ्रांस को होगा अच्छा से। तब क्या हुआ कि जर्मनी के दक्षिण में क्या हो गया, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पर कहानी। फ्रांस का हस्तक्षेप था और इसी में स्पेन राजगद्दी मामला उधर गया और पर्सा के राजकुमार स्वाभाविक दमनकारी था, परंतु फ्रांस ने इस दावे को खुद विरोध किया। फ्रांस ने इस में लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस को जारी किया। फलस्वरूप जर्मनी राष्ट्रवादियों का खुलकर विरोध करना शुरू हुआ, जिससे चीट कर 19 जून 1800 फ्रांस के शासक ने अपने पर्सा के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दिया और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई थी। मतलब कि उन्हें जो है सो भीड़ गया, फ्रांस वाला जो है सो सेडोन से भुड़ गया और फ्रांस का जो है सो वहाँ पर जबरदस्त हार हुआ। और इस बार क्या हुआ, इस प्रकार सेडोन युद्ध से ही महाशक्ति का पतन, दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। समझ रहे हैं? सेडोन युद्ध में जैसे ही हारा तो फ्रांस वाला हारा, तो देखा कि आप तो फ्रांस हार लो, आप जर्मनी स्टार बनेगा। तो तत्पश्चात हुआ क्या, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। 1871 याद रखें, दूसरी बार। तदुपरांत 10 मई 1800 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों की शांति स्थापित हुआ। किसके? फ्रांस और सेडोन के युद्ध। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रांस और सेडोन, फ्रांस और सेडोन, फ्रांस और सेडोन। मतलब प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार थी, ठीक है, प्रसा के खिलाफ। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन के प्रसा के खिलाफ युद्ध घोषणा हुआ तो फ्रांस के शासक प्रसा और फ्रांस में कब युद्ध हुआ था? 1870 में।
ठीक है। कौन संधि के साथ समाप्त हुआ था? फ्रैंकफर्ट के शांति सम्मेलन के साथ। ठीक है। हारा कौन? तो फ्रांस। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और विश्व महाशक्ति का जर्मनी उदय हुआ और अंतोक्तवाद जर्मन केंद्र में राजनीतिक मंच स्थान पाया। मतलब कहने का मतलब 1871 तक इसका भी काम हो गया था। तो दोनों का एकीकरण यहाँ संभव हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण का मेन हीरो था, है ना। वहाँ 4 था, यहाँ अकेला था भाई ये। और इस राष्ट्रवाद सिर्फ 2 बड़े राज्यों का उदय ने सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक उथल पुथल हो गए। मूल रूप से राष्ट्रीय भावना, लोकतांत्रिक हंगरी, बोहेमिया, यूनान, स्वतंत्र आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। और इसी के प्रभाव में ओटोमन राज के पतन में कहानी अंतिम रूप बदल दिया और राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। सिंपल बात समझिए, ये 2 युद्ध से पूरा देश में जो है सो 2 एकीकरण हुआ, जर्मनी और इटली एकीकरण हुआ, पूरा इधर उधर हो गया, सब देश चाहता था ये अब हम एकीकरण करेंगे, हम राजतंत्र स्थापित हटा के लोकतंत्र लाएंगे। फिर उसके बाद छोटा मोटा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे में यूनान में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, उसके बाद क्या है ये चीज पढ़िए। इसी समय यूनानी राष्ट्रवादी आंदोलन देखा जाए, यूनान का अपना गौरवमय साहित्य रहा है, आप लोगों को भी पता ही है। इसी कारण तत्पश्चात मुख्य स्रोत माना जाना यूनानी सभ्यता को साहित्यकार, परख, विचार, कला, चिकित्सक, विज्ञान उपाधि यूनानियों को पुनर्जागरण में इससे प्रेरणा लेकर लोगों ने तरक्की की और बावजूद यूनानी तुर्की समाज में अधीनता, मतलब फिर यूनान का राष्ट्रीय उदय हुआ, वहाँ भी जो है सो अलग अलग राष्ट्र भावना का उदय हुआ। आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा सिस्टम। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप वासियों की राष्ट्रवाद लहर जागी, धर्म, जाति, संस्कृति, आधार और पहचान थी और फलस्वरूप तुर्की जो है सो स्वतंत्र राष्ट्र में अलग करने के लिए आंदोलन चलाएगा। और ईसाई जगत में ग्रीक अर्थ, रोमन कैथोलिक चर्च विभक्त था और रूस का यूनान। ये सब क्वेश्चन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप लोग समझिए मेन रूप से। इसमें मैंने आपको जो चीज पढ़ाया है, उसके बाद यूनान के स्वतंत्रता संग्राम भी यहाँ से प्रभावित हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे 16 स्लाइड पे। उसके बाद 16 स्लाइड में क्या है आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हिटैरिक फिलाइट नामक संस्था स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर, इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान में निष्कासित और उसे स्वतंत्र बनाना। देखिए हिटैरिक फिलाइक नामक संस्था स्थापना हुआ, ठीक है, यूनान में, और इसका उद्देश्य था तुर्की के शासन को यूनानी से निष्कासित करना और उसे स्वतंत्र बनाना था, ठीक है। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान के शक्तिशाली मध्य वर्ग का उदय हो चुका था, मतलब मध्य वर्ग मतलब बिचहा लोग, मीडियम फैमिली के लोग, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत का समान बना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत पड़ा रहा है, जिसकी स्वतंत्रता के समस्त यूरोप में नागरिक तटस्थता के बावजूद इंग्लैंड महाकवि लॉर्ड बायरन यूनानी स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। यूनान में स्वतंत्रता के लिए प्रमुख संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ उठी और रूस की अपना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, धार्मिक एकता के कारण यूनान का स्वतंत्र पक्षधर था। वही है यूनान के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है यूनान विस्फोट स्थिति थी तब बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 में अलेक्जेंड्रिया चिप्सिलैंड को नेतृत्व में यूनान विद्रोह शुरू हुआ। 1821 में अलेक्जेंड्रिया चिप्सिलांटी यूनान के शुरू हुआ और जार अलेक्जेंडर विभक्त रूप से यूनान के सत्य पक्ष में, परंतु ऑस्ट्रेलिया के प्रतिवादी शासन में टर्नी के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ सका। जब नया जार निकोलस आया तो खुलकर यूनानी को समर्थन किया और 1826 में ग्रेट ब्रिटेन रूस के समझौता तो वे तुर्की यूनानी मध्यस्थ करने फ्रांस पर चार्ल्स 10 का यूनानी स्वतंत्र लेने लगे। और 1827 लंदन में सम्मेलन, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देश में संयुक्त सेना नागरिकों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एक तुर्की के समर्थन के लिए मिस्र की सेना आई। युद्ध में मिस्र की तुर्की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंत 1829 एड्रियानोपल संधि से हुई, जिसके तहत तुर्की नाम मात्र प्रभुत्व यूनान को स्वयं सत्ता देने की बात तय हुई। और परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों की संधि बातों के मानने के इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस यूनानी रूप से स्वतंत्र
देश बनना बेहतर था, फल था। 18 यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1832 में यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया, याद रखिएगा। 1832 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसका तुर्की को नाम मात्र पर होता है। 1829 में क्वेश्चन पूछ जाएगा, एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ। और 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। और 1832 में बावेरिया के शासक ओटो स्वतंत्र घोषित किया गया और उसका प्रभाव भी समाप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ जाएगा, 18 यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बावेरिया को शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का घोषित किया गया। मतलब बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। मतलब कि 1832 में जब वो आज़ाद हुआ यूनान, तो वहाँ का राजा ओटो था। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव समाप्त हुआ। मतलब यूनान पर से जो था सो रूस का प्रभाव था, वो भी समाप्त हुआ। मतलब सब देश अलग अलग अपना अपना सिस्टम में लग गया। ठीक है, अब आते हैं हंगरी। भैया हंगरी के साथ क्या सिस्टम था मेरे दोस्त? राष्ट्रवादी भावना के हंगरी नजर आता था। हंगरी ऑस्ट्रेलिया का पूर्णतः प्रभुत्व था। 1848 में अंतिम प्रहार में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। मतलब यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया, मतलब देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाला चुटिया था साला। हम हमेशा जगह जगह पर हंगरी पर भी, हंगरी को भी नहीं छोड़ा। अब हंगरी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ध्यान से। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे सीधा। तो हंगरी के बारे में हम लोग आंदोलन के नेतृत्व में कोसूत एवं फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन था, जिससे वर्गहीन समाज क्लासिक सोसाइटी के अपने विचारों को जनता का पहुंचना शुरू किया और प्रतिबंध लगाया। फ्रांस के लुई फिलिप ने पतन में हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूत के राष्ट्रीय आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया, व्यवस्था के बदलाव की मांग करने लगा। इस प्रकार हंगरी और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में जनता जिसके कारण राष्ट्रीय भावना आंदोलन शुरू हुआ। 31 मई 1848 क्रांति के साथ ऑस्ट्रेलिया सरकार हंगरी की बात मान लिया, जिसके कारण स्वतंत्र परिषद स्वीकार कर लिया और हंगरी के सदस्य सम्मिलित किए गए। देश को स्वतंत्रता राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई, सम्मति समाप्त कर दिया गया और डायट की बैठक प्रतिवर्ष होने लगी। बुडापेस्ट को बुलाने का स्वीकार किया। इस प्रकार आंदोलन हंगरी राजधानी कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि हंगरी में भी जो है सो फ्रांसीसी क्रांति 1830-1848 क्रांति हुआ और वहाँ भी राष्ट्रीय भावना हंगरी में भी हुआ और प्रॉपर ढंग से वहाँ का व्यवस्था हुआ और वो लोग भी जीते और वहाँ से जो है सो ऑस्ट्रेलिया वाला सब प्रभाव खत्म हुआ और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को बना दिया गया। याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना का रूसी शासन व्यवस्था विरुद्ध हुआ गया। 1830 क्रांति में उग्रवाद को व्यापक रूप बढ़ाया गया, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल सके, तो इसमें रूस ने पोलैंड को विद्रोह को कुचल दिया। मतलब थोड़ा बहुत वहाँ झगड़ा हुआ, लेकिन जो है सो वो पोलैंड का जो है सो काम यहाँ पर नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे बोहेमिया के बारे में। बोहेमिया नाम ही अलग अलग, हम क्या करें दोस्तों। बोहेमिया तो हमें नाम हमको क्या समझना था भाई। अब अगला क्या है, बोहेमिया ऑस्ट्रेलिया के शासन के अंतर्गत था। वे हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव था। बोहेमिया का अल्पसंख्यक चेक जाति के स्वयं शासन की मांग को स्वीकार किया, परंतु आंदोलन के हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। ऑस्ट्रेलिया क्रांतिकारियों के साथ इस बोहेमिया होने वाले क्रांतिक आंदोलन को उपलब्धि स्थायी न रह सका। यूरोप में राष्ट्रभावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति में गर्भ से आरंभ हुआ और मूर्त रूप से यूरोपीय राष्ट्रों के सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े, मतलब सिंपल बात है, बोहेमिया में भी हुआ लेकिन इससे कुचल दिया गया। बोहेमिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे दोस्तों। अब ये लास्ट आपका स्लाइड है और ये बाद आपका चैप्टर खत्म होता है। आप उसके बाद आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो अब जो है छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी नकारात्मक 19वीं शताब्दी का अंतिम संकीर्ण राष्ट्रवादी के रूप में सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र जनता को शासन के लिए राष्ट्र सब कुछ हो गया। इसके लिए किसी हद तक तैयार होने के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र छोटे छोटे राज्य जातीय समूह भावना पर छोड़ने लगे। यूरोप में राज्यों का जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस में देश होना और जिसमें राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं होने लगी। हालांकि साम्राज्यवादी प्रत्येक यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदार, जिसने अन्य सर्वप्रथम एशिया अफ्रीका देशों में अपना निशाना, जहां यूरोपीय देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण की औद्योगिक क्रांति आधारशिला टिकी हुई। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध में खड़ा हो गया। आगे
और उसके बाद लिखा हुआ है यूरोप राष्ट्रवाद में इस दुष्प्रभाव यूरोप में ही नहीं बल्कि विश्व में जागरूक बना, जिसके कारण अफ्रीकी और एशिया उपनिवेश और विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता को लहर लगाई। दोस्तों याद रखिएगा, यहीं का राष्ट्र भावना से हम लोग का देश भी आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश शुरू हुआ और मैसूर टीपू सुल्तान 1789 फ्रांस क्रांति से काफी प्रभावित था। इसी प्रकार से जोकोविन क्लब की स्थापना करवाई। ठीक है, कौन? टीपू सुल्तान ने। जोकोविन का, तो यहाँ क्वेश्चन है जोकोविन क्लब की स्थापना किसने करवाई था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और करवाया, उसका सदस्य बना और तथा उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष टीपू सुल्तान। दूसरी तरफ 1900 में सामाजिक आंदोलन के भारत में राष्ट्रीय चेतना जागरण शुरू किया और उदाहरण राजा राम मोहन। देख रहे भारतीय सबका नाम बाबू इसमें आ रहा है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय घटना में काफी अभिरुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता जनवाद राष्ट्रीय विचारों को 1821 में नेपाल की संधि काफी दुष्प्रकट किया और 1831 में स्पेनिश आंदोलन के सफलता के उत्सव भोज कालांतर में 1897 क्रांति रखते हुए नजर आने लगे। कहने का मतलब वही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना से बहुत इंडिया को भी बहुत फायदा मिला और यहाँ के अलग अलग लोग ने इसके बारे में लिखा पढ़ा और समझा। ठीक है, तो यही से बात बोला गया। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीय भावना को प्रथम यूरोप में अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप में राजनीतिक मानचित्र बदल दिया और शासक कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है और अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक चीज क्वेश्चन आंसर करके आप लोग को दे दूंगा, समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो और मेरे वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, प्रॉब्लम बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।